नमस्कार, सास बवर सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज पुणे से हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ेंगी क्या जुड़ चुकी हैं। आस्था स्क्रीन पे। आस्था, हाय, गुड आफ्टरनून। क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए। पहले तो दिखाने लगे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज, प्लीज रीच आउट करिए। और फिर से रिआइट्रेट कर रहा हूं, इन केस अपने ब्रदर, अपने हस्बैंड या किसी और के ट्विटर आईडी से मुझे ट्वीट कर रहे हैं तो प्लीज नाम मेंशन करिएगा। अदरवाइज मैं देखता हूं मेल का नाम और इस शो में फिर शिरकत नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा अगर आप किसी और के हैंडल से ट्वीट कर रहे हो या आपके हैंडल का नाम कंफ्यूजिंग है तो। चलिए मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे पास थोड़ा सा कामकाज करते हुए। तो कल बढ़िया आधे % का उछाल, आज भी शुरुआत में ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की मजबूती थी। 18,200 को छुआ, बस उसको छूने के बाद से ही मुनाफा वसूली का दबाव हावी है। वैसे ये जो 150 और 200 का जोन है, ये दिक्कत अड़चन लगातार बना हुआ है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से इसी पॉकेट 150 से 200 के जोन पे जाके सप्लाई के ओवरहैंग्स बनते हैं, हम करेक्ट कर जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, हम गैप अप मिलता है, गैप अप हमें उसी पॉकेट की तरफ ले जा रहा है। कल भी अच्छे अप मूव्स बने, लेकिन दिन भर फिर हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट ही करते रहे, फर्दर अपटिक्स नहीं बने। और आज भी हुआ क्या, गैप अप हमें ले गया उसी 200 के आसपास। 200 का जोन इंपॉर्टेंट इसीलिए है, एक तो सप्लाई बनता है 150, 175, 200 का जोन, और 18,200 ऑनवर्ड्स बड़े सिग्निफिकेंट कॉल राइटर्स का बिल्डअप है। तो वहां पे अभी पस्त पड़ रहे हैं हम, और इसीलिए आज ऑफ डेज हाइज भारतीय बाजार। तो 200 वाला 80 पॉइंट करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है फ्लैट नोट पर इस समय। ये कहानी अब तक के बाजार की। चलिए अच्छा, निफ्टी बैंक दिखा दीजिएगा। एक्सिस बैंक दरअसल बढ़िया कट झेल रहा है अपने नंबर्स पे, 2.5-3% का दबाव। पर एक्सिस बैंक के दबाव के पीछे रीजन भी है। बैंक्स, कई सारे बैंक कहा जा रहा है प्राइस टू परफेक्शन है। प्लस एक्सिस बैंक में आज सुबह मेंशन कर रहा था कुछ इफ्स एंड बट्स थे नंबर्स में। डिपॉजिट्स मोबिलाइजेशन ठंडा, स्लिपेजेस इंक्रीज हो रहे थे और रिटेल लोन्स ठंडे पड़ते हुए नजर आए थे, अपने पीयर से काफी कमजोर थे। वैसे इफ्स एंड बट्स के चलते शायद एक्सिस बैंक एक नॉक झेल रहा है। वो निफ्टी बैंक का टॉप लूजर आपकी स्क्रीन पे। खैर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बात पे आऊंगा। मैं सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं, और आज हम लोग को जाना है हिसार, पटना और गाजियाबाद। सबसे पहले सब नहीं जुड़े अभी, जो जुड़ चुके हैं सब स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जा रहा हूं हिसार। ज्योति कंसल आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। ज्योति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ज्योति मैम, कब से बाजार से जुड़े हो आप, और आपकी पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी कौन सी? पहली क्वेरी है मेरी बीपीसीएल। 50 शेयर्स हैं मेरे पास एट द रेट 445। सर मुझे अराउंड 2 साल हो गए इस शेयर्स को, और इतना गिर गया है ये शेयर, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे इसमें क्या करना चाहिए, कि एवरेज करूं या लॉस बुक करके निकल जाऊं। आई एम वेरी ज्योति, क्यों लिया था ये स्टक इन दिस बीपीसीएल? शेयर। ये ट्रेडिंग वाला था या लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख लिया था? सर लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया मैंने उस टाइम था जब इसने 58 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तब वो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा लिया था लॉन्ग टर्म के क्योंकि लिए। विनिवेश की तैयारी हो रही थी, तो बुक्स में पैसा निकाला जा रहा था और ये ऑलमोस्ट डिसइन्वेस्टमेंट की कगार पे था। तब बहुत बस था उसके अराउंड, ठीक है। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट फिजल आउट हो गया। प्लस इस बीच ओएमसीज ने पेन झेला जब क्रूड उछला और इन्होंने पेट्रोल पंप के प्राइसेस उस तरह से रिवाइज नहीं करे। लेकिन अब भरपाई का समय है, वैसे आस्था कहा जा रहा है। ओएमसीज अब बढ़िया मार्केटिंग मार्जिन एंजॉय कर रही हैं, दाम रिड्यूस भी हो उसका, रशिया से सस्ता क्रूड भी ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, और अपने लॉसेस की अब इंटरनली भरपाई हो रही है। ऐसे में मैंने 2 साल रुका बीपीसीएल में, अभी भी लेकिन मेरी बाइंग से 100 रुपए नीचे है। इंतजार करूं, आने वाला समय बीपीसीएल के बेहतर होगा, मैं लॉसेस रिकूप कर पाऊंगा या नहीं। हाँ जी, गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए ज्योति मैम, ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें बहुत बड़ी तेजी आती नहीं है अमूमन, लेकिन आपने बहुत ऊपर के प्राइसेस में इसको लिया हुआ है, तो मैं लॉसेस बुक करने की सलाह नहीं दूंगी। आशीष ने यहाँ पे 2-3 बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट्स गिनाए हैं, मैं भी उनसे सहमति रखती हूँ। मुझे लगता है ये क्वार्टर
जो ये सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके मार्केटिंग मार्जिन यहाँ पे हमें इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल पे मार्जिन थे वो बढ़े थे और डीजल पे जो लॉसेस हो रहे थे वो कट डाउन हुए थे। क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस थी वो भी हमने कम देखी है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्वार्टर में अच्छा नतीजा आना चाहिए, और इनफैक्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वहां पे तो हम काफी बढ़िया ग्रोथ इस कंपनी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम जो मान रहे हैं उस हिसाब से कंपनी चलती है तो थोड़ी तेजी लौटनी चाहिए इस काउंटर पे। इसलिए आप अभी मत निकलिए, थोड़ा और उछाल आता है तो वहां पे निकलने का प्रयत्न कीजिए। अभी अगर देखा जाए चार्ट्स पे भी तो मेरे हिसाब से 360 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर अगर ये निकल गया और उसके ऊपर ट्रेड करने लगा तो काफी ब्राइट चांसेस है कि एक बार ऊपर में ये 400 और उसके बाद के जो लेवल्स ये दिखाएगा वो तकरीबन यहाँ पे आ रहे हैं 415-20 के आसपास। वहां तक जाने की फिर ये क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, 360 का आप इंतजार कीजिए, उसके ऊपर चलने लगे तो तेजी और बढ़ने के यहाँ पे चांसेस हैं, जो आपको ऊपरी में स्तरों पर मौके देंगे निकलने के लिए। तब तक क्या करना है, वेट करना है और स्टॉप लॉस रखना है, जो तकरीबन मेरे हिसाब से आप रखेंगे मैम 320 के आसपास। तो 320 या 319 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो आप बने रहिए, और अगर 360 के ऊपर निकलने लगा तो मुझे लगता है 400 तक जाने के चांसेस काफी स्ट्रांग है, और उसमें शायद रिजल्ट्स भी अपना योगदान देंगे। तो तब तक हमें रुकना है और कंटिन्यू रखनी है पोजीशंस को। आप इंटरजेक्ट कर रहे थे, हाँ पूछो आप। अगर ये 400 360 से ऊपर जाता है तो क्या मुझे एवरेज कर लेना चाहिए उस टाइम पे? देखिए 360 के ऊपर अगर ये कंटिन्यूअस क्लोज करने लगे तो मेरे हिसाब से एवरेजिंग के मौके अच्छे हैं। पर मैम आप रुकी जाइए, ये एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि एवरेज करने जैसा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैं इस काउंटर पे नहीं हूँ। इसलिए आप एवरेजिंग ना करें, लेकिन जो है वो होल्ड करिए। बट हाँ, ये जरूर है 360 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो चांसेस ब्राइट है कि ये फिर से ऊपर जाए, पर एवरेजिंग की मैं सलाह नहीं दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। और आपको कितने लॉस दिखा रहा था इनका? 90 रुपए के आसपास इनको लॉस नहीं है। इस बीच आपने वो स्पेशल डिविडेंड्स अब तक 75 रुपए के आसपास तो मिल ही गया होंगे, डिविडेंड डोल आउट्स बीपीसीएल में, है ना? Yes, sir. हमारा, हाँ, ये हमारा पैसा डाला हुआ गिरा हुआ नजर आएगा, लेकिन इस बीच डिविडेंड डोल आउट्स तगड़े हुए हैं। अभी वो फेज नहीं है डिविडेंड का, क्योंकि अभी तो अपने लॉसेस की भरपाई में लगे हुए हैं। खैर, रास्ता ने कॉल दे दिया बढ़िया तरीके से, और ये लॉसेस ऐसे कहना गलत होगा, जो 96 हमने लिख दिया है। 75-74 रुपए तो उन्होंने ऑलरेडी कमा लिए होंगे डिविडेंड डोल आउट से। ठीक है, हाँ, अब मैं पटना जा रहा हूं। नगमा आलम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नगमा मैम, गुड आफ्टरनून। नगमा मैम, आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? तो 2014 से हूँ, लेकिन एक्टिव नहीं थी। हाँ। मेरी मदर इसमें है तो वो बताती रहती थी ये ले लो, हाँ। वो ले लो। अच्छा, मदर एक साल से मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। 2014 से आप हो, पिछले एक साल से अच्छा, एक्टिव मतलब क्या? अब आप दिन भर स्क्रीन के सामने ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लगा ले रहे हो? खरीद रही हूँ। पहले मेरी मदर जो बताती थी मैं वही खरीद। और अब खुद अपना कॉल ले रहे हो? अच्छा नगमा मैम, पहला सवाल कौन सा? डीसीबी बैंक लिया हुआ है? आवाज नहीं आ रही है। नगमा, हाँ लिया हुआ है। नगमा मैम, आपने डीसीबी बैंक लिया हुआ है ऑलरेडी, है ना? 225 शेयर, 197 की खरीद, 122 पे चल रहा है, 75 रुपए पर शेयर लॉस, है ना नगमा मैम? सारे बैंक चल रहे हैं लेकिन ये नहीं चल ये नहीं चल रहा। और ये लिया क्यों था? ये लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है? हाँ, 4-5 साल हो गए, लेकिन ये 197। ये बात तो एक समय बहुत तगड़ा रिलेट हुआ था, उसके बाद से आज तक ये चलता नहीं है। सारे बैंक तो अपने हाईज लगा रहे हैं, रोज तारीफ होती है बैंक्स की, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और ये नगमा मैम का स्टॉक है जो 75 रुपए हर शेयर नीचे चल रहा है आज भी। क्या करें डीसीबी में अब? देखिए ये चल रहा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा हाई है बैंक के, उसकी वजह से इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैंक को एनालाइज करने के लिए, वो भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। ये स्पेशली मैं बात कर रही हूँ जब हम दूसरे बैंक से कंपेयर करते हैं, तो फंडामेंटल्स को अभी भी इम्प्रूव होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ऑल्दो जो प्री कोविड लेवल है वहां तक इनके कलेक्शंस इनके हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन स्लिपेजेस जो होते हैं बैंक के वो थोड़े बहुत थे ज्यादा, और उस वजह से हम देख रहे हैं बैंक
बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा। दूसरी तरफ देखिए मैम, तो ये तो 2-3 कारण मैंने बताया क्यों नहीं चलता है। दूसरी तरफ चार्ट्स में भी देखें तो एक बहुत बड़ा दायरा बन चुका है जो कि 110 से लेके 135 के बीच में इसको अटका चुका है। तो ये बार-बार इसी रेंज में, यानी कि आप देखिए तो कुछ 1 महीने के अंदर ये वहीं घूमे जा रहा है और अभी भी ये मुझे ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा। चार्ट्स में अभी भी वीकनेस दिखा रहा है। आप अगर मैम रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए और देखिए कि रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिविटी आती है जैसे कि बाकी बैंक्स दिखा रहे हैं, तो शायद हो सकता है ये कुछ चलने लगे। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस इस काउंटर में आएगी, इसलिए आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 110 के आसपास। तो 110 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, रिस्क ले सकते हैं, और नहीं ले सकते तो पार्शियली एग्जिट कर जाइए। मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा चॉइस रहेगा। और खरीद लीजिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, लेकिन एचडीएफसी बैंक का टिकट साइज मैच नहीं करेगा क्योंकि वो 1600-1700 का शेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से वो आपके लॉसेस को भरपाई करता हुआ नजर आएगा। तो इन दोनों बैंक में कहीं भी एक आप रुझान बना लीजिए। अगर रिस्क नहीं लेना है, ले सकते हैं तो रुकिए, देखते हैं रिजल्ट्स में कुछ अच्छा आता है और ऊपरी स्तरों पे निकलने के मौके देता है तो तब निकलिए। स्विच करें या फिर रिजल्ट तक होल्ड करें 110 के स्टॉप के साथ? स्विच करें तो फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस समय ज्यादा बेहतर। नगमा मैम, ये तो फिर मदर ने बताया होगा, डीसीबी बैंक 4 साल 5 साल पहले तो। हाँ, उन्होंने ही खरीदवाया था। तो उन्होंने अब क्या बोला, क्या करो बेटा, रखे रहो या नहीं रखे रहो, क्या बोली वो? वो बोली कि इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो तुम एग्जिट ही कर लो। सही है, रास्ता भी है। सही तो कह रही थी मॉम, एग्जिट करने का है मैम, ज्यादा बेहतर है, बजाय इसमें रिजल्ट का इंतजार करूं और ये करूं वो करूं। जो ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या फिर एचडीएफसी बैंक है। प्रिफर्ड तो एचडीएफसी बैंक है। थोड़ा टिकट साइज बड़ा हो जाएगा, कम शेयर आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे बेहतर है हम रिटेल के लिए उस तरह की पेडिग्री में चले जाएं। चाहें तो आप स्विच करिए मैम, या आपको अब कॉल लेना है। आस्था ने दोनों कंडीशंस बता दी। ज्योति मैम, अगला कौन सा, एचसीएल टेक या प्रिंस पाइप? सर प्रिंस पाइप। ओके, लिया हुआ है मैम। 50 शेयर्स हैं, 7@762। ये लॉन्ग टर्म वाला था या कुछ और मंथ था इसमें? तो ये मैंने 2021 में दिवाली मुहूर्त में लिया था शेयर, लिया लॉन्ग टर्म के लिए ही था, पर मैंने उस टाइम में सीएनबीसी आवाज देखती नहीं थी, स्टॉप लॉस का पता नहीं था, तो ये बहुत नीचे चला गया है अभी। तो ये स्टॉप मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था उस समय? दिवाली पे मुहूर्त करूंगी, पैसा कमाऊंगी, निकल लूंगी, सोचा था? उस दिन लिया था, लिया लॉन्ग टर्म के लिए ही था। ये वाली दिवाली रास नहीं आई आज तक। क्या करें भैया, प्रिंस पाइप जो है 150 रुपए से ज्यादा दबाव में है मेरी बाइंग से। क्या करना है प्रिंस पाइप में भाई? जी बिल्कुल दबाव में है, क्योंकि कारण भी एक दो है। फंडामेंटल्स इतने सॉलिड नहीं थे, रिजल्ट्स इतने बढ़िया आए नहीं, लेकिन अब डिमांड इंप्रूव हो रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मार्जिन्स पे प्रेशर था, लेकिन ऐसा लगता है जो इन्वेंट्री इन्होंने रखी थी वो बहुत हाई कॉस्ट की थी और उसकी वजह से मार्जिन्स दबाव में आ रहे थे, लेकिन वो सब इन्वेंट्री मेरे को लगता है कि ये जो क्वार्टर थर्ड तक खत्म हो जाएगी। तो मैम आप ये मोटा मोटी मान के चलिए कि क्वार्टर फोर यानी कि मार्च ऑनवर्ड्स इनके नतीजे मेरे को लगता है अच्छे आएंगे और वो शायद कुछ सुधारेंगे इसकी स्टॉक प्राइसेस को। तो ये 1-2 महीना तो हो सकता है कि इतना अच्छा ना चले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है जिस उम्मीद पे मैं बात कर रही हूँ उसमें चलना चाहिए। तो आप अगर वेट कर सकते हैं तो इसमें होल्ड करिए, और वैसे भी एक दायरे में फंस गया है 540 से 630 के बीच में। ये आने वाले 1-2 महीने में इसी के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। आप होल्ड करिए मैम, लेकिन चाहे तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 509 510 का। थोड़ा सा मैं आपको बढ़ा दे रही हूँ स्टॉप लॉस, क्योंकि टाइम पीरियड भी हम बड़ा मान रहे हैं 3 महीने का कि उतना रखना है, तो उसके लिए स्टॉप लॉस भी मैं बढ़ा दे रही हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अभी आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम अच्छा होगा। एटलीस्ट आने वाला ये क्वार्टर के नतीजे तो इतने बढ़िया नहीं आएंगे, लेकिन मार्च वाले अच्छे आने चाहिए, तो फिर ऊपरी स्तरों पे निकलने में हमें फायदा हो सकता है। तो अभी रुकना है स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के साथ शायद एक आध क्वार्टर का और पेन हो, पर इवेंचुअली आस्था मान रही हैं कि इसके फाइनेंशियल्स, इसके रिजल्ट्स इंप्रूव होने चाहिए मैम। थोड़ा पेशेंस रखें, शायद ये बेहतर रिटर्न्स आगे या फिर एटलीस्ट लॉसेस की बढ़िया तरीके से भरपाई हो जाए। चलिए, इस नोट पर मैं यहीं समेट रहा हूं। ज्योति मैम, नगमा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गाजियाबाद नहीं जुड़ पाया क्योंकि वो लिंक एस्टैब्लिश एंड तक हुआ नहीं, मैंने इंतजार करा। किसी और दिन फिर गाजियाबाद की जो मैम थी उनसे बातचीत होगी। आस्था, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अनुपम रसायन, ये स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, अपने ईयर लोस के आसपास खड़ा हुआ है।
मेरे ख्याल से 1,000-1,100 रुपए का ईयर हाई था, वहाँ से अब दबाव में 600, 625 रुपए पे कामकाज कर रहा है। इस कंपनी के मैनेजमेंट से हमने बातचीत करी थी, काफ़ी एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स हैं। ब्रेक के उस पार सुनाऊंगा इस कंपनी के केपेक्स हाइलाइट्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एज प्रॉमिस्ड स्पेशलिटी केमिकल्स वाली कंपनी अनुपम रसायन जो है विस्तार योजना पर 700 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। सुनिए मैनेजमेंट क्या क्या कहना है। थैंक यू। कैपेक्स का प्लान चालू है हमारा। अभी आपको आइडिया होगा कि हमने सितंबर अक्टूबर में 500 करोड़ रुपए QIP से रेस किए थे एंड आई थिंक वो डिप्लॉयमेंट चालू है। वी ऑल्सो हैव अराउंड 200 करोड़ का बुक्स में हमारे कैश है, वो भी हम डिप्लॉय कर रहे हैं। सो हमारा प्लान वी आर ऑन ट्रैक टू डिप्लॉय दैट एंड आई थिंक विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स एज पर आवर प्लान्स विल बी एबल टू ब्रिंग दोस प्लान्स ऑनलाइन। उसमें सर कितना हम रेस करेंगे मनी? रेस तो हमने ऑलरेडी कर दिया है 500 करोड़। जो नया है आउट ऑफ गुजरात शायद आप करने वाले हो। हाँ, गुजरात में जो दूसरी कंपनी है हमारी टेनफेक है, वो हम मैनेज करते हैं। इट्स ऑल्सो लिस्टेड कंपनी। वहाँ पे हम कैपेक्स करने जा रहे हैं 100 करोड़ का, बट वो भी उसकी इंटरनल एक्यूरल्स से।